हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे, जहां हम और आप मिलकर अपनी पढ़ाई भी करते हैं और उसके साथ ही साथ बाकी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स की भी बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आज मैं थोड़े अलग सेटअप पे हूं। आपसे मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। ब्रेक जरूरी था क्योंकि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था और बहुत जरूरी था कि मैं कुछ टाइम के लिए आपसे ब्रेक लूं, लेकिन फाइनली मैं आपके साथ वापस जुड़ चुका हूं, जहां हम और आप मिलकर अपने लीगल अपडेट्स और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अपनी पढ़ाई करने वाले हैं और सारी चीजों को अच्छी तरीके से देखने और समझने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स आए, हमारे देश में नए चीफ जस्टिस आए, एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट हुआ और उसके साथ ही साथ 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को लेकर तो ऑलमोस्ट एक सुनामी वेव आई। इन सारी चीजों के अराउंड हम इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स जो आपके लिए रेगुलरली लेके आते हैं उसको मिस नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट जो कि आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। जब हम बात करते हैं मुस्लिम मैरिज की, तो जब हम बात करते हैं इस कंप्लीट लीगल अपडेट की और जब हम बात करते हैं कि हमारे देश में मैरिज जो रिलेटेड लॉज हैं वो क्या हैं, तो इन सारी चीजों का अपडेट हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी चीज को अच्छे से देखने और समझने वाले हैं, जहां हम ये देखने वाले हैं कि क्या जो मुस्लिम मेन होते हैं उनकी शादियों को लेके जो हम हमेशा आमतौर पे देखते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्स आते हैं। तो सवाल यही है कि बेसिकली जो मुस्लिम मैन है क्या वो 4 मैरिज कर सकते हैं और वो लीगल है कि इलीगल, और किन कंडीशंस में लीगल होगा, किन कंडीशंस में इलीगल होगा, ये सारी बातें आपको मेरे आज के इस वीडियो में समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बारे में बात करी है कि एक मुस्लिम मैन को आप पनिश नहीं कर सकते अगर वो बाइगामी कमिट करता है और अगर वो ये काम मोहम्मदन लॉ में करता है। अगर आप ये सिमिलर चीज सेम टोन और टेम्पर में दूसरी आर्टिकल्स में भी देखें तो वहां पे भी यही कहा गया है। वहां ये कहा गया है कि एक मुस्लिम मैन क्या कर सकता है, मल्टीपल वाइफ्स को रख सकता है अगर वो सबको इक्वली ट्रीट करे। ये जितने भी न्यूज आर्टिकल्स हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब एक ही चीज के बारे में बात करती हैं, दैट इज मुस्लिम मैरिज, जिसको हम यहां पे अच्छी तरीके से देखने और समझने वाले हैं। चलिए देखते और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो केस है, जो लैंडमार्क केस है, वो आया है फुकरान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसको डिसाइड किया गया था 8 मई साल 2025 में, यानी कि इसी महीने साल 2025 में ये जो केस है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया, जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिए और बाकी की जो भी चीजें उनको डिस्कस किया गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एग्जैक्टली यहां पे क्या कहा और क्या बातें हुई उसको देखने की कोशिश करते हैं। केस का बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली ये केस इन्वॉल्व करता है एक मुस्लिम मैन को, जिसके ऊपर इस बात का चार्ज लगा कि उसने आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस का वायलेशन किया, जैसे कि सेक्शन 494 बाइगैमी की बात करता है, सेक्शन 495 जो कि कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज की बात करता है, यानी कि अगर आपने एक शादी दोबारा कर ली और आपने अपनी फर्स्ट जिसके साथ आपने शादी करी आपने उसको नहीं बताया कि आप ऑलरेडी मैरिड थे। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन था वो था 376 जो कि रेप का चार्ज है। ये बात हमें अच्छे से पता है। अब इस परिस्थिति में जो इस पर्सन की सेकंड वाइफ थी उन्होंने ये बोला कि हमें एक क्रिमिनल केस करना है इस व्यक्ति के अगेंस्ट, क्योंकि इसने क्या किया है, एक दूसरी शादी करी है। द मैन चैलेंज द चार्जशीट। तो बेसिकली जो पर्सन था उसने इस चार्जशीट को चैलेंज किया कि उसके ऊपर ये जो केस हुआ है वो गलत है। अब क्या हुआ इस चीज में, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अब जैसे ही ये मामला कोर्ट पहुंचा तो जो हमें देखना है, कोर्ट के सामने सबसे इंपॉर्टेंट लीगल इशू क्या था। जैसे ही ये मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट के पास एक लीगल इशू आया कि क्या एक मुस्लिम मैन लाइबल हो सकता है सेक्शन 494 आईपीसी के बाइगैमी के लिए, यानी कि क्या एक मुस्लिम मैन को हम बाइगैमी के लिए चार्ज कर सकते हैं। और हम चार्ज तो करें भी ना, तो करें या ना करें, क्या हम एक पर्सन को पनिश कर सकते हैं कि उसने बाइगैमी कमिट किया अगर ये काम मोहम्मदन लॉ में हो या वो पर्सन मोहम्मदन लॉ को फॉलो करता हो। अब इस परिस्थिति में हमने क्या किया सर, इस परिस्थिति में कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को यहां पे फिगर आउट किया और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी जो हम यहां पे देख के समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज जो कोर्ट ने ऑब्जर्व करी वो ये थी कि पॉलीगैमी जो है वो इस्लाम में कंडीशन बेस्ड चीज है। इसका मतलब कि कुरान इस बात को अलाउ करता है कि एक व्यक्ति पॉलीगैमी कर सकता है, यानी कि एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, लेकिन वो हमेशा किया जाता है ऑर्फन और विडोज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर एक व्यक्ति अपने इस इंटरेस्ट को छोड़ के किसी दूसरे इंटरेस्ट जो कि रॉन्गफुल इंटरेस्ट है उसके तहत अगर एक से ज्यादा शादियां करता है और मोहम्मदन लॉ के तहत नहीं करता तो वो अलाउड नहीं होगा। मिसयूज ऑफ दिस अलाउंस इज सेल्फिश रीजंस गोस अगेंस्ट शरीयत, यानी कि अगर एक व्यक्ति क्या करता है, इस चीज का मिसयूज करता है तो वो शरीयत के अगेंस्ट है, यानी कि मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट है।
अगली चीज हमारे पास आती है कि मुस्लिम मैरिजेस आर सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ये बात हमने हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों में बहुत अच्छे से पढ़ी है कि हिंदू लॉ इज अ सैक्रामेंट, अदरवाइज मुस्लिम लॉ इज अ प्योर कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो हमें यह पता चलता है कि मुस्लिम लॉ के तहत निकाह जो होता है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और हिंदू मैरिज जो है वो एक सैक्रामेंट है, और इसीलिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मैरिजेस जो हैं वो वैलिड नहीं होती हिंदू में, लेकिन ये जो मुस्लिम मैरिज है वहां पे ये वैलिड हो सकती हैं अनटिल एंड अनलेस उसको वॉइड ना डिक्लेयर कर दिया जाए किसी कॉम्पिटेंट फैमिली कोर्ट के द्वारा। तीसरी बात जो कोर्ट ने ऑब्जर्व करी वो ये थी कि बाइगैमी सेकंड मैरिज जो है वो वैलिड होगा, यानी कि बाइगैमी नहीं माना जाएगा, सेकंड मैरिज जो है वो वैलिड मानी जाएगी अगर सेक्शन 495 अप्लाई केवल तभी होगा जब फर्स्ट वाइफ अलाइव हो और सेकंड मैरिज वॉइड हो जाए। यानी कि अगर आपको किसी भी मुस्लिम मैन के अगेंस्ट ये प्रूफ करना है कि उसने जो दूसरी शादी करी वो गलत है, तो आपको पहली बात ये प्रूफ करनी पड़ेगी कि उसकी पहली वाइफ जिंदा है और दूसरी मैरिज इनवैलिड है। इसका मतलब कि उसने शरीयत को फॉलो नहीं किया, उसने मुस्लिम लॉ को फॉलो नहीं किया, और सेम यही चीज हमने देखी यहां पे। अब इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें और बाकी चीजों पे ध्यान दें तो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे और इंपॉर्टेंट क्या क्या हेडलाइंस थी इस केस की, उस पे ध्यान देते हैं। सेक्शन 7 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, फैमिली कोर्ट कैन डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ अ मुस्लिम मैरिज। यानी कि हाई कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर एक कोई मुस्लिम मैरिज हुई है और हमें यह बात तय करनी है कि एक मुस्लिम मैरिज की वैलिडिटी है या नहीं, एक मुस्लिम मैरिज वैलिड है या नहीं, तो यह काम किसका होगा? यह प्योर काम होगा किसी फैमिली कोर्ट का। यानी कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ये बात में डिसाइड कर सकती है कि यह पर्टिकुलर मैरिज मुस्लिम लॉ होने के बावजूद वैलिड है या नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट नोटिफिकेशन अंडर शरीयत एक्ट, कोर्ट्स नॉट मौलवीज आर कॉम्पिटेंट टू रूल ऑन वैलिडिटी। और अगर एक कोई कोर्ट की एब्सेंस है, यानी कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, तो उस परिस्थिति में कोई दूसरा शरीयत कानून के तहत कोई स्टैब्लिशमेंट जो कि मौलवीज नहीं हो सकते, कोई कोर्ट हो सकती है, कोर्ट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, वो भी इस मामले में फैसला सुना सकता है। अब हम अगर आगे जाएं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी जो हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर एक से ज्यादा शादी करना चाहता है तो वो मुस्लिम में कन्वर्ट कर लेता है। कोर्ट ने इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। कोर्ट ने बोला कि अगर आपकी पहली मैरिज किसी दूसरे कोडिफाइड लॉ के तहत हुई है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट या पारसी मैरिज एक्ट, बेसिकली अगर आपने शादी किसी दूसरे कानून के तहत करी है और अगर आप प्योर रॉन्गफुल इंटेंट से केवल शादी करने के लिए किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी? वो बाय डिफॉल्ट वॉइड मानी जाएगी। और इस परिस्थिति में आपको क्या माना जाएगा कि आपके ऊपर सेक्शन नंबर 494 आईपीसी अप्लाई हो जाएगा। अब यहां पे इन्होंने कौन से केस को रेफर किया? सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चाहे वो फैमिली लॉ हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, हमने हर जगह पे इस पर्टिकुलर लैंडमार्क केस को ऑब्जर्व किया है और इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे कुछ और बातें भी आई, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल 25 जो कि रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। अब एक सवाल यह भी उठा कि क्या हमारे देश में क्या कोई ऐसी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है जिसको एक्सरसाइज करके एक व्यक्ति अपने इन राइट्स को फॉलो कर सकता है? यहां यह बोला गया कि आर्टिकल 25 जो है हमारे देश के संविधान का, वो बात करता है फ्रीडम ऑफ आपका रिलीजन की, लेकिन उसके ऊपर भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और बाकी के फंडामेंटल राइट अप्लाई होते हैं और इसीलिए स्टेट इन पर्सनल लॉज को रेगुलेट कर सकता है। यानी कि कोई एब्सोल्यूट राइट अलाउ नहीं होता आर्टिकल 25 में, जैसे कि एक मुस्लिम मैन क्लेम कर रहा है। उसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसने हेडलाइन बनाई इस केस का वो था यूसीसी। ये बात हमें पता है कि हमारे देश में यूसीसी की जो इंप्लीमेंटेशन है उस पर हमें कुछ चीजें दिख रही हैं, उत्तराखंड हो, गोवा हो, अलग अलग जगहों पे ये चर्चा चल रही है कि यूसीसी बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस बात पे एम्फसाइज किया और 3 इंपॉर्टेंट केसेस को हिंट किया, सरला मुदगल, लिली थॉमस और उसके साथ ही साथ जफर अब्बास केस 2015 का। और इन तीनों केसेस को रेफर करके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल एक बात बोली कि यूसीसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे देश में ऐसे इश्यूज को डील करे और ये बताए और ये समझाए कि हमारे देश में मैरिज से रिलेटेड लॉज क्या होंगे। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसके कारण इसने न्यूज की हेडलाइंस में जगह बनाई और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूसीसी हम सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा बर्निंग इशू है और उसके साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा बर्निंग हमारे यहाँ पे बर्निंग तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही ज्यादा अपकमिंग इशू है जो कि हमारे देश में बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद आता है कंक्लूजन। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे केस का कंक्लूजन क्या है? एक मुस्लिम मेल क्या कर सकता है? अपनी सेकेंड मैरिज कर सकता है, लेकिन
उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसका रॉन्गफुल इंटेंट नहीं है, उसने शरीयत के तहत ये काम किया है और उसने कन्वर्जन नहीं किया। अगर वो कन्वर्जन के तहत केवल शादी के लिए कन्वर्जन कर रहा है तो ये तुरंत बाय डिफॉल्ट वॉइड हो जाएगा। और दूसरी चीज कि सर जो सेकंड मैरिज है वो बतिल नहीं होनी चाहिए, यानी कि शरीयत के हिसाब से वॉइड नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज कि आईपीसी का कोई भी ऑफेंस इस पर्टिकुलर केस में मेड आउट नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने बोला मैरिज इज वैलिड, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, हाई कोर्ट ने बोला कि यूसीसी की जरूरत है। तो ये है वो पर्टिकुलर केस जिसको हमने बहुत जल्द समझा कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या और कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लक्ष्मी यादव जी, पहेल अकादमी जी, अराफत खान जी, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर सेशन है आज के लिए वो यही है। अब लाइव में नहीं आऊंगा, एक वीडियो आपको मेरा मिलेगा, लाइव आपको मेरे देखने को मिलेंगे मंडे से, ठीक है। चलिए, तो हमने इस बात को डील कर लिया। अब इसके बाद हम इस सेशन को खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताता हूं वो बता देता हूं। सबसे पहला, अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरा नाम है, प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है। आपको नीचे कहां मिलेगा ये लिंक, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज आखिरी दिन है, तो मैंने ये बात तुम्हें बहुत पहले से प्रॉमिस कर दी थी। वो प्रॉमिस क्या किया था मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि सर अनअकैडमी का जो ऑफर है और अनअकैडमी का जो तुम्हारे लिए सब्सक्रिप्शन है वो सबसे लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल रहेगा, लेकिन बहुत लॉन्ग रन में नहीं। तो इसलिए इसको जल्दी अवेल करो। ये साल जुडिशरी की वैकेंसीज का साल है। फर्स्ट हाफ थोड़ा गड़बड़ हुआ, हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि केसेस में होल्ड लगा, बहुत सारी वैकेंसीज होल्ड पे थी। लेकिन मैंने तुम्हें यह भी प्रॉमिस किया था कि जैसे ही जस्टिस बी आर गवई ओथ लेंगे चीजें सुधरना शुरू होंगी, और वो हमें दिख रहा है, ठीक है। माना 16 मई को हमारा फेवर का जजमेंट नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह है कि अब जजमेंट्स आने की लाइन लग रही है और हमारा जजमेंट कभी भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। तो अगर आप एक लर्नर है जो हमारे साथ जुड़ के अपनी क्या करना चाहते हैं, अपनी जजशिप की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना मेंटोर चुन सकते हैं। और ये मेंटोर चुनने से आपको क्या मिलता है सर, ये एजुकेटर ना सिर्फ आपको पढ़ाता है बल्कि उसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए करता है। वो क्या है, आपके सेमेस्टर प्लानिंग, आपके बैच प्लानिंग, आपको कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक जो गाइडेंस चाहिए, वन ऑन वन मेंटोरशिप चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको कहां मिलती हैं, हमारे साथ मिलती हैं। उसके साथ ही साथ हमारा फ्री स्पेशल क्लास फेस्टिवल चल रहा है जो कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए है। ये 22 से 24 मई को होने वाला है। आपके सारे फेवरेट टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पढ़ाने वाले हैं। मेरा स्लॉट क्या है, थर्सडे से सैटरडे, प्रांजल सिंह कब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ाने वाला हूं। 3 क्लासेस लूंगा रोज सुबह 10 बजे, और ये आप सभी के लिए कंप्लीटली फ्री है। तो वो सभी लर्नर्स जो मेरे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई करते हैं, आ जाओ, फ्री क्लासेस हैं, सब मिलके पढ़ाई करेंगे। और उसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है ये सर, ये हमारी जो आरंभ बैच है वो क्या है, अभी इस वक्त लाइव है। आप इसको ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं और हमें हमारे साथ जुड़ के अपनी जजशिप की जर्नी शुरू कर सकते हैं। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन दिख रहा है, ये ऑफर आज खत्म हो रहा है। यानी कि आपको जो हमारा सब्सक्रिप्शन है 60% ऑफ और 12 मंथ के फ्री एक्सटेंशन में मिल रहा है, और ये ऑफर आज रात को खत्म हो जाएगा 12 बजे। तो ऐसा कोई भी लर्नर जो हमारे साथ जुड़ के अपनी जजशिप की जर्नी शुरू करना चाहता है, दिस इज द टाइम, जॉइन मी देयर एंड लेट्स क्रैक इट। और इन चीजों के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है, दैट इज PS, जो ना केवल आपको मेरे कोड से डिस्काउंट देता है बल्कि कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स देता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो हम और आप मिलकर डिस्कस करते हैं वंस यू जॉइन अनअकैडमी। तो चलिए, अभी आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।